हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए, आज हम अपना चैप्टर 1 कंप्लीट करते हैं बिजनेस स्टडीज का, क्लास 11th का। तो आइए, लास्ट टॉपिक रह रहा था, लास्ट टॉपिक करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, यानी कि एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किस किस चीज के बारे में हमें सोचना चाहिए वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो आज हम पढ़ेंगे। अब जैसे कि मेरे माइंड में एक आइडिया आया, तो क्या मैं जाकर के बिजनेस स्टार्ट कर देती हूँ? नहीं, उस आइडिया को फॉलो करते करते मैं बहुत सारे और फैक्टर्स के बारे में सोचती हूँ, उसके बाद मेरा बिजनेस सेटअप होता है। ये नहीं कि मैंने आज सुबह सोचा कि मैं इस चीज का बिजनेस ओपन करूंगी और शाम को मेरा बिजनेस ओपन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो फैक्टर्स के बारे में हमें एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सोचना पड़ता है, वही फैक्टर्स आज हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, पहला फैक्टर कौन सा है हमारा? सिलेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ द बिजनेस। अब मान लो सबसे पहले मुझे क्या सोचना होगा कि मुझे किस तरीके का बिजनेस करना है। मुझे क्या सोचना होगा कि मुझे कैसा बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस मैं सेटअप करूं। और ये सोचने के लिए मैं क्या देखूंगी? सबसे पहले देखूंगी, जब मुझे सेलेक्ट करना होगा कोई लाइन ऑफ बिजनेस का, तो देखिए जैसे आपको फ्लो चार्ट में दिख रहा है, मैंने 3 बातें डाली हैं। 3 चीजों को मैं माइंड में रखते हुए सोचूंगी कि मुझे किस लाइन में, बिजनेस के किस लाइन में जाना चाहिए। डिमांड देखूंगी, अगर मैं किसी चीज को, मान लो मैं किसी ऐसे एरिया में बिजनेस खोल रही हूँ, मैं कोई शॉप खोलना चाहती हूँ, ठीक है, मैं ऐसी जगह शॉप खोलूंगी जहां पे उसकी क्या हो? डिमांड ज्यादा हो। जहां पे मुझे क्या लग रहा हो? उसकी डिमांड ज्यादा हो, वहीं पर मैं उसको शॉप को खोलूंगी। मान लो मैंने एक लोकेलिटी चूज कर ली, वहां पे मैं एक मार्केट में एक शॉप खोलना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ कि यहाँ पर वैसी शॉप किसी की भी नहीं है। मान लो मुझे मिठाई वाली खोलनी है, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं मिठाई की दुकान खोलना चाहती हूँ, ठीक है। मैं मार्केट चेकआउट करके आई कि उस मार्केट में तो कोई भी मिठाई की शॉप नहीं है, तो शायद यहाँ पे मेरी डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों को मिठाई चाहिए होगी तो वो कहाँ, कहीं सी दूर मार्केट जाते होंगे, तो यहाँ पे मेरी क्या हो सकती है? डिमांड बढ़ सकती है मार्केट की। तो क्या करती हूँ मैं? पहले देखूंगी कि उस जगह पर उस बिजनेस की क्या होनी चाहिए? डिमांड होनी चाहिए। दूसरा, अगर मुझे हलवाई की दुकान खोलनी है तो मैं क्या करूंगी? मुझे मिठाई बनाने की या उस दुकान को चलाने की क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं मिठाई की दुकान खोल के तो बैठ गई, मुझे पता ही नहीं है जलेबी बनाने में क्या लगता है, रसगुल्ला बनाने में क्या लगता है, या गुलाब जामुन बनाने में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? उस बिजनेस को चलाने के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी मैं उस बिजनेस को ग्रो कर पाऊंगी और आगे तक ले जा पाऊंगी। और थर्ड एंड द मेन चीज जो हम देखते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्या देखते हैं कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, तो ऑब्वियसली किस लिए स्टार्ट करा होगा? पैसा कमाने के लिए स्टार्ट करा होगा। तो जो थर्ड चीज देखी जाती है वो देखी जाती है कि प्रॉफिट, कि उस बिजनेस से मुझे प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा। मान लो मेरी मिठाई को बनाने में ही 100 रुपए लग रहे हैं और वो 100 रुपए में ही जा रही है, तो मेरा वो बिजनेस तो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो मैं वही देखूंगी कि रेट भी क्या हो, ऐसे हो कि मुझे क्या देकर जाए? वो प्रॉफिट देकर जाए। वही चीज ज्यादा सेल ऑफ करूंगी जो मुझे क्या देके जाएंगे? प्रॉफिट देके जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जब मैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए करती हूँ, तो वो क्या होता है? हमारा सिलेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ बिजनेस, जिसमें मैं 3 बातों का ध्यान रखती हूँ कि उस बिजनेस की क्या होनी चाहिए? डिमांड होनी चाहिए। दूसरा, उस बिजनेस की एक एंटरप्रेन्योर को नॉलेज होनी चाहिए स्टार्ट करने से पहले। तीसरा, उस बिजनेस से उसको प्रॉफिट भी आना चाहिए, नहीं तो वो बिजनेस ग्रो और एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। तो देख लेते हैं क्या लिखेंगे आप अपने पेपर में जाकर के। अपने पेपर में आप लिखेंगे, द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय एनी एंटरप्रेन्योर ऑफ न्यू बिजनेस इज द नेचर एंड द टाइप ऑफ द बिजनेस टू बी अंडरटेकन। पहली चीज जो एक एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा, वो क्या डिसाइड करेगा? कि किस टाइप का, किस तरीके का, किस चीज का मेरा बिजनेस होना चाहिए। He will obviously like to enter that branch of industry and commerce which has possibility greater amount of profit. वो ऐसे बिजनेस में जाना चाहेगा जहां पे उसे क्या मिले? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। The decision will influence the customer requirement in the market. और क्या होना चाहिए? उसका डिसीजन क्या ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए उस मार्केट में। यानी कि देखा कि हलवाई कोई नहीं है, तो कस्टमर रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल कर सकती हूँ उस मार्केट में, अगर मैं हलवाई की दुकान खोल लेती हूँ। एंड ऑल्सो काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, और उसके पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तभी वो अपनी शॉप को ग्रो कर पाएगा और चला पाएगा, नहीं तो वो नहीं चला पाएगा। ये था हमारा पहला पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ द बिजनेस।
सेकेंड फैक्टर उसे क्या याद रखना चाहिए? साइज ऑफ द फर्म। अब उसने दुकान तो खोल ली, अब उसने ये तो सोच लिया कि उसे हलवाई की दुकान खोलनी है, ठीक है। अब उसे ये सोचना है कि मैं हलवाई की दुकान छोटी खोलूं कि बड़ी खोलूं। साइज देखेगा अब अपना, वो क्या देखेगा? साइज देखेगा फर्म का कि वो छोटा खोले या फिर बड़ा खोले। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है साइज ऑफ द फर्म, लार्ज साइज एंड स्मॉल साइज, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फैक्टर इंक्लूड होते हैं हमारे? अगर लार्ज साइज का देखेंगे कि अगर मुझे लगता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड टाइम टू टाइम बढ़ेगी ही और मैं इतना कैपिटल अरेंज कर सकता हूँ कि मेरी क्या हो जाएगी, शॉप बहुत अच्छी चली जाएगी, तो मैं लार्ज बिजनेस प्रेफर कर लूंगी, ठीक है। किसके लिए करूंगी लार्ज बिजनेस प्रेफर? अगर मुझे लगेगा डिमांड गुड ओवर टाइम, अगर टाइम टू टाइम मुझे लगेगा हाँ दुकान मेरी यहाँ पे चल जाएगी और डिमांड बहुत अच्छी होने लग जाएगी और जितने कैपिटल मुझे चाहिए इस दुकान को चलाने के लिए मैं अरेंज कर लूंगा, तो मैं लार्ज बिजनेस की तरफ जाऊंगी। लेकिन अगर मुझे लगता है इस बिजनेस में ना रिस्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है और मार्केट कंडीशन क्या हो सकती है, अनसर्टेन हो सकती है, क्या पता मेरी मिठाई का टेस्ट किसी को पसंद आए ना आए, क्या पता मेरी मिठाई नहीं चली तो मुझे रिस्क हो जाएगा, क्या पता यहाँ के लोगों को मिठाई पसंद है कि नहीं है, तो मैं किसको प्रेफर करूंगी? स्मॉल स्केल को प्रेफर करूंगी। अगर मैं श्योर हूं कि उस चीज की डिमांड बढ़ेगी बढ़ सकती है और मैं इतना कैपिटल अरेंज कर सकती हूँ जितना मिठाई की दुकान खोलने में लगेगा, तो मैं लार्ज साइज की तरफ जाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है कि क्या पता लोगों को नहीं आए पसंद, मेरा बिजनेस रिस्क में चला जाए, मार्केट कंडीशन मुझे नहीं पता वहां की कैसी है, तो मैं स्मॉल स्केल की तरफ जाऊंगी। ये था हमारा साइज ऑफ फर्म के बारे में। आइए देख लेते हैं कि आप अपने पेपर में किस तरीके से इसे अटेम्प्ट करेंगे। साइज ऑफ द फर्म और स्केल ऑफ ऑपरेशन हमारा डिसाइड करना है, एक अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। कुछ फैक्टर हमारे लार्ज साइज को फेवर करते हैं, कुछ फैक्टर हमारे स्मॉल साइज को फेवर करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर डिमांड मुझे लग रहा है कि अच्छी चली जाएगी इसकी और मेरे पास इतनी कैपिटल है कि मैं इसको अरेंज कर लूंगा, इस बिजनेस को सेटअप कर लूंगा, इतनी कैपिटल अरेंज कर लूंगा, तो मैं लार्ज साइज की तरफ जाऊंगी। अगर मुझे मार्केट कंडीशन लग रही है बहुत अनसर्टेन है, रिस्क बहुत ज्यादा है इस चीज में, तो स्मॉल साइज की तरफ जाऊंगा। ये हो गया मेरा साइज ऑफ द फर्म। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब क्या हुआ, मैंने ये डिसाइड कर लिया मुझे कैसा बिजनेस करना है, किस टाइप का बिजनेस चलाना है। दूसरा मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि मुझे कितने साइज का बिजनेस चलाना है, लार्ज स्केल में जाना है या स्मॉल स्केल में जाना है। थर्ड मैं देखूंगी कि फॉर्म ऑफ ओनरशिप को चूज करूंगी, क्या मैं पार्टनरशिप की तरफ जाऊं या मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाऊं या मैं कंपनी खोलूं। मैं ये देखूंगी सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि मैं अकेला बंदा अकेले काम करूं या मैं किसी को पार्टनर एज अ पार्टनर रख लूं अपने साथ कि दोनों मिलकर काम कर लेंगे, दोनों प्रॉफिट और लॉस शेयर कर लेंगे, या फिर मैं पूरी एक कंपनी खोलूं जिसमें बहुत सारे लोगों को रख करके काम करवाऊं। तो ये थी हमारी चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। कि चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप में हम ये देखेंगे कि मैं कौन से फॉर्म को अपनाऊं एक वो करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप कि मैं अकेले उस दुकान को चलाऊं, पार्टनरशिप यानी कि दो बंदे हम मिल जाते हैं अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर लेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर मैं अकेले चलाती हूँ तो अकेले ही प्रॉफिट झेलना पड़ेगा, अकेले ही लॉस झेलना पड़ेगा। पार्टनरशिप में दोनों बंदे करेंगे। फिर कंपनी खोल लूं जिसमें मैं हेड हूं और बाकी लोग काम करें, मैं मैनेज करूं और वो सब एंटरप्रेन्योर की तरह काम करूं, बिजनेसमैन की तरह, और बाकी कंपनी वाले उसे हैंडल करें। तो क्या है, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? लाइन ऑफ बिजनेस पे, कि कौन सी लाइन ऑफ बिजनेस हम चूज करना चाहते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट में मेरे पास कितनी कैपिटल है कि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जा सकती हूँ या पार्टनरशिप की तरफ जा सकती हूँ या एक कंपनी की तरफ जा सकती हूँ, या फिर किसमें कितनी लीगल फॉर्मेलिटीज है मैं फुलफिल कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती। उन सब पे ये तीनों फैक्टर क्या होते हैं, हमारे डिपेंडेंट होते हैं। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप हमारी इसी चीज पे डिपेंड करती है। इसी को सोचते हुए मैं चूज करूंगी क्या मैं सोल प्रोप्राइटरशिप लूं या पार्टनरशिप लूं या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लूं। जैसे मेरे पास कैपिटल होगी, जिस लीगल फॉर्मेलिटीज को मैं अपना पाऊंगी, फुलफिल कर पाऊंगी, या फिर लाइन ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है मेरा कि कैसा मेरा नेचर है, कैसा मेरा टाइप है बिजनेस का, उस पर डिपेंड करेगा कि मुझे इन दोनों में से क्या लेनी चाहिए। अगर मुझे कोई छोटी सी दुकान खोलनी है तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ चली जाती हूँ। अगर मुझे कोई बड़ा ब्रांड बनाना है तो मैं पार्टनरशिप भी जा सकती हूँ कि मैं दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप हो जाए और प्रॉफिट और लॉस जो है वो शेयर हो जाएगा।
ठीक है, ये था हमारा चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टेक द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ले सकते हैं हम, पार्टनरशिप ले सकते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लें, क्या कौन सी ले, सबकी अपनी ही मेरिट है, अपनी ही डीमेरिट्स है। चॉइस ऑफ सुटेबल फॉर्म ऑफ ओनरशिप इज डिपेंड ऑन सच फैक्टर, किस किस पे डिपेंड करता है। जब मैं चूज करूंगी देखूंगी कि किस तरीके का बिजनेस है, कितनी मेरे पास कैपिटल है, क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है, इन सबको दिमाग में रखते हुए मैं चूज करूंगी कि मैं कौन सी फॉर्म ऑफ ओनरशिप को ले सकती हूँ। ये था हमारा चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब मैंने क्या है डिसाइड कर लिया कि किस तरीके का प्रोडक्ट मुझे मार्केट में बेचना है, मैंने ये भी डिसाइड कर दिया छोटी दुकान खोलूंगी या बड़ी दुकान खोलूंगी, मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप ले रही हूँ या पार्टनरशिप में जाऊंगी या फिर किस में जाऊंगी, कंपनी में जाऊंगी, ये सब मेरा डिसाइड हो चुका है। अब मैं ये देखूंगी वो चीज मैं कहाँ पे लोकेट करूं, कहाँ पर ओपन करी जाए, मेरी कंपनी ओपन कर रही हूँ तो कहाँ पे ओपन करी जाए, अगर मैं कोई दुकान ओपन कर रही हूँ तो कहाँ पे ओपन करी जाए। तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, मैं ऐसा लोकेशन देखूंगी कि वहां पे क्या हो, उस प्रोडक्ट की डिमांड भी अच्छी होनी चाहिए और वहां पे उस चीज को बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल लगता है वो भी मेरी ज्यादा दूर ना हो, कि नहीं तो फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेगा, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, यानी उसको बनाने की लागत इतनी ज्यादा लग जाएगी कि सेल के टाइम पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मेरा मिनिमाइज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ऐसी लोकेशन ढूंढूंगी कि वहां पे उस प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत ज्यादा हो और उसको बनाने के लिए भी क्या लगे, मेरे को ज्यादा दूर रॉ मटेरियल लेने ना जाना पड़े। जैसे मैंने बताया आपको एक मार्केट में हलवाई की कोई दुकान ही नहीं है, ठीक है, तो मैं अगर वहां पे खोल लेती हूँ तो वहां पे डेफिनेटली लोगों को मिठाई तो चाहिए ही होती है। अगर कोई तीज त्योहार हो गया या रक्षाबंधन आ गई जैसे कि, तो वहां पे मिठाई तो चाहिए ही होती है, तो लोग कहीं दूर जाते होंगे लेने के लिए, लेकिन अगर उनको पास में ही फैसिलिटी मिल गई तो वो क्या करेंगे, पास में ले लेंगे। लेकिन डिमांड के साथ साथ ये लोकेशन मैंने देख ली, हाँ यहाँ पे डिमांड तो हो सकती है, लेकिन साथ साथ ये भी देखूंगी कि मुझे भी नुकसान ना हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी मेरी बढ़नी नहीं चाहिए। देखूंगी कि आसपास मदर डेयरी होनी चाहिए कि मुझे दूध वहीं मिल जाए, खोआ वहीं कहीं मिल जाए, यानी कि मिठाई बनाने का जो भी रॉ मटेरियल होता है वो मुझे वहीं पर ही मिल जाए, ज्यादा दूर मुझे मेरी ट्रांसपोर्टेशन ना लगे। तो ये चीज डिसाइड करते हुए मैं क्या देखती हूँ, लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस देखती हूँ। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस इज प्लेस वेयर द एंटरप्राइजेस विल बी लोकेटेड। एनी मिस्टेक इन दिस रिगार्ड कैन रिजल्ट इन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर, पावर सप्लाई। ये देख लेंगे कि जहां पर रॉ मटेरियल मिल जाए, पावर सप्लाई भी अच्छी हो, मटेरियल भी मिल जाए, लेबर भी मिल जाए, सर्विस भी हो, जैसे कि बैंकिंग की सर्विस, वहां पे बैंक भी होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। मान लो मैंने ऐसी सुनसान जगह पे खोल ली जहां पे ना कोई आता है, ना कोई जाता है, ना ऑटो वाला है, ना बस वाला है, ना कुछ है, यानी कि आने जाने की वहां पे फैसिलिटी ही नहीं है, तो लोग आएंगे जाएंगे कहाँ से, कम्युनिकेशन होना चाहिए वहां पे। ये सारे फैक्टर्स हमें डिसाइड कर लेने चाहिए पहले ही, लोकेशन डिसाइड करने से पहले ही, कि यहाँ पे डिमांड भी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल होना चाहिए, पावर सप्लाई भी हो और सर्विसेज भी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सर्विसेज भी वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये था लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए, अब उसका जुगाड़ करेंगे। पैसे तो हर चीज के लिए जरूरी है, कहाँ कहाँ लगता है, फिक्स एसेट्स, मशीनरी सेटअप करने में, या फिर आपका अगर कोई भी रॉ मटेरियल लेने जाएंगे, डे टू डे एक्सपेंस में पैसे तो लगते ही लगते हैं, या तो आप बैंक से लेंगे, लोन लेंगे, या इस तरीके से क्रेडिट से चलाएंगे। ये सारा हम क्या करेंगे, अपना सोर्स बनाएंगे कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे करने का। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी किस तरीके से होगी, पहले हम देखते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, कितनी कैपिटल की मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा है सोर्स फ्रॉम वेयर कैपिटल विल बी रेज, ये देखेंगे कि कहाँ से कैपिटल बढ़ाई जाए, कहाँ से कैपिटल को लाया जाए, बैंक से लाया जाए या फिर किसी रिलेटिव से लूं, या लोन लूं, या क्रेडिट पे लूं, उधारी लूं, किस तरीके से मैं अपने कैपिटल को रेज करूं। फिर थर्ड देखूंगी द बेस्ट वे ऑफ यूटिलाइजिंग द कैपिटल इन द फर्म, जो भी मैंने फर्म ओपन करी है उसके अंदर मैं किस तरीके से कैपिटल को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकती हूँ। ये भी मैं पहले से ही प्लान करके चलूंगी कि कैपिटल जो मैंने सोर्स से इकट्ठी करी है उनको मैं अच्छे तरीके से यूज करूंगी, कि मेरे बिजनेस को बेनिफिट ही होना चाहिए, प्रॉफिट ही होना चाहिए। Financing is concerned with providing the necessary capital for starting as well as for continuing the business. पैसा तो चाहिए ही चाहिए, चाहे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए। कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग में करने के लिए, या रॉ मटेरियल में करने के लिए, या डे टू डे एक्सपेंस करने के लिए। तो हम पहले ही क्या डिटरमाइन कर लेंगे कि कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, कहाँ से कैपिटल अरेंज करने वाली हूँ, और तीसरा किस तरीके से उसे यूटिलाइज करने वाली हूँ। ये तीन बातें हमें याद रखनी है फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिजिकल फैसिलिटीज। अब ये सारी चीजें, पैसा अरेंज हो गया है, नेचर टाइप देख लिया है, साइज देख लिया है, लोकेशन देख लिया है। अब देखूंगी कि फिजिकल फैसिलिटीज कहाँ से अरेंज करनी है, कैसे अरेंज करनी है। तो इसमें क्या देखा जाएगा, हमारा फिजिकल फैसिलिटीज आपकी यही हो गई, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स हो गई, या बिल्डिंग एंड सपोर्टिंग सर्विसेज जो भी आपको मिलने वाली है। ये सारी किस पे डिपेंड करती है कि किस तरीके का मेरा बिजनेस है, कितने मेरे पास फंड है, कैसी मुझे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन करनी है, किस तरीके की प्रोडक्शन करनी है, इस पे डिपेंड करती है। मेरी फिजिकल फैसिलिटीज उस तरीके से ही मैं अरेंज करूंगी उस पे। वही है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज लाइक मशीन्स एंड इक्विपमेंट, building and supportive services is an important factor to be considered at the time of the start of the business relating to the factor। ये सारे किस पे डिपेंड करता है कि फिजिकल फैसिलिटीज कैसी होनी चाहिए मेरी, कैसा बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है, कितना मेरे पास फंड है उस पर डिपेंड करता है, कैसी मेरी प्रोडक्शन है उस पर डिपेंड करता है। ये थी हमारी फिजिकल फैसिलिटीज। नेक्स्ट है हमारा टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, बहुत जरूरी है आज की डेट में, कि हमारे बिजनेस का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के लिए जाएगा। अब आप बोलेंगे कि मैं अपना बिजनेस का हिस्सा गवर्नमेंट को क्यों दूं, क्यों ना दूं। हमारे गवर्नमेंट क्या करते हैं, रोड्स बनवाते हैं, बिल्डिंग्स बनवाते हैं, हॉस्पिटल्स बनवाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स खुले हुए हैं, यानी कि एक तरीके से आप गवर्नमेंट को ये पैसा देंगे ही देंगे कि हमारी इंडिया ग्रो करे, उसके लिए हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। इसलिए हम अपने बिजनेस का कुछ पार्ट एज अ टैक्स किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। टैक्स प्लानिंग इज नेसेसरी दीज डेज बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ टैक्स लॉज इन द कंट्री। बहुत सारे टैक्स लॉज है, अब तो खैर एक ही बना दिया है हमारा जीएसटी, जो लगता है हमारे हर बिजनेस पे। दे इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द मॉडर्न बिजनेस। ये था हमारा टैक्स प्लानिंग। पॉइंट्स में से 6 पॉइंट्स मेजर अच्छे से कर सकते हैं। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप 6 पॉइंट्स ही अटेम्प्ट करें, उसमें इनफ है। 6 पॉइंट्स अपने बहुत अच्छे रखना है इस टॉपिक के लिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर और भी वीडियोस चाहिए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट चैप्टर डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।